8वें पे कमीशन के ऊपर सेना अपने जवान, अधिकारियों एवं पूर्व सैनिकों के लिए TOI अर्थात टर्म ऑफ रेफरेंस मांगा है। और इसके ऊपर आज हम बात करेंगे नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव वेंकटेश नारायण जी से, जिन्होंने 2 बार 7वें पे कमीशन के समक्ष अपनी बात रखी है, प्रमुखता से मुद्दा उठाया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज हमारे स्टूडियो में एक खास शख्सियत हैं, जिन्होंने 2 बार 7वें पे कमीशन में NHCC की तरफ से रिप्रेजेंट किया, अपनी बात रखी, उनकी बात का लोहा सबने माना। तो हमारे बीच हैं आज नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव श्री वेंकटेश नारायण जी। वेंकटेश नारायण जी, नमस्कार, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। आप अपनी जो अनुभव है 7वें पे कमीशन के अनुसार हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसा रहा, क्या उन्होंने आपकी बातों को सुना, उस पर अमल किया। 7वें पे कमीशन में हमने कुछ ज्वलंत मुद्दे उठाए थे, जैसे कि MSP, इक्वल MSP की हमने बात की थी जी। दूसरी, हमने सेना के बच्चों के लिए जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो रिजर्वेशन होता है, उसमें हमने कहा था कि जो 5% रिजर्वेशन है उसको उठा के 10% किया जाए, ताकि मैक्सिमम लोगों को उसमें हम अकोमोडेट कर सकें जी। इसके बीच में एक चीज़ हमने और उठाई थी, जो कि पे मैट्रिक्स में हमारा जो JCO जवान की जो है वो 5वें में आता है, 5वें में आता है जी। जो कि ग्रुप C के लिए एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि हमारा सेना का जवान पूरे टैंक को खोल के रीअसेंबल कर सकता है जी। जब इतनी काबिलियत है तो 5वें पे मैट्रिक्स में क्यों रखा गया? या तो हमें 4थे में रखते, 3रे में रखते जी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब हमने अपनी बात रखी 7वें वेतन आयोग के सामने जी, तो माना तो गया, लेकिन जब वापस आया, जब कमीशन का रिपोर्ट आया, तो उसमें वो बातें कहीं नहीं मिली। मतलब कार्मिक जो लेबर होते हैं, अनस्किल्ड लेबर की कैटेगरी में जो एक सेना का जवान है, जो एक पूरे टैंक को खोल के असेंबल कर देता है, जो वायुसेना का जवान है, जो पूरे एयरक्राफ्ट की सर्विसिंग करता है, जो एक नौसेना का जवान है, पूरे हम बात करें तो एक शिप को चलाने में जो कार्य होता है उसकी सर्विसिंग में सारा कार्य करता है, और उसको आप अनस्किल्ड लेबर की कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसका पे दे रहे हैं। तो आपने तो अपनी मांग रखी, लेकिन पता नहीं वो मांग कहाँ गुम हो गया। और सबसे पहली बात मैं करूंगा कि MSP की जो मिलिट्री सर्विस पे इक्वल हो, आपने बड़े ही अच्छे ढंग से आपने 7वें वेतन आयोग तक अपनी बात पहुंचाया, लेकिन आज भी हमारे पूर्व सैनिक कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, उस पर कुछ नहीं हो रहा। इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें 2 बातें हैं जी। 7वें वेतन आयोग में जो MSP है जी, बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ, मिलिट्री सर्विस पे, यानी कि जो सेना में रिस्क लड़ाकू है जी, जिसको कि हम फाइटिंग फोर्स कहते हैं। हाँ जी। अब मुझे ये बताइए कि MNS कौन सी फाइटिंग फोर्स है? जहाँ भी अगर वो कहीं फॉरवर्ड एरिया में अगर कहीं डिप्लॉयमेंट होता है, वहाँ भी व्हाइट झंडा लगा होता है, ताकि वहाँ पे कोई बम या अटैक ना किया जाए। नहीं, इसको मैं यहाँ रोकूंगा कि उनके लिए एक्स्ट्रा अलाउंसेस है। रिस्क सर्विस पे आपने दे भी दिया तो उनको हायर कैटेगरी की दे दी, और जो लोग फील्ड में लड़ रहे हैं, जो टैंकों पे हैं, जो जहाज पे हैं, जो नौसेना के पानी में हैं, उनको आपने लोअर कैटेगरी का MSP दे दिया। इसका असंतोष पूरे देश में पूर्व सैनिकों में है। दिल्ली हाई कोर्ट तक मामला उठा और वहां से भी खारिज हुआ। उसके कई रीजन हैं, जिसके ऊपर मैं चाहता हूं कि संज्ञान। जो दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ, वहां पे तो अभी तक कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई निर्देश आया नहीं है। हम इसको पुनः उठाएंगे मिनिस्ट्रियल लेवल पे, माननीय राजनाथ सिंह जी के पास हम अपना लेटर जरूर भेजेंगे, इस मामले को उनके संज्ञान में लाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ पे का मैटर नहीं है, ये हमारे लिए एक वो चीज़ है जो दिल से लगी हुई है। मान सम्मान की भी बात है। अगर मैं बात करूं तो पे के अलावा एक मान सम्मान की बात है, क्योंकि गोली अगर दुश्मन की चलेगी तो जवान को भी लग सकती है, जनरल को भी लगेगा। तो डिफरेंस क्यों? आपने पे में रखा हुआ है, रैंक में रखा है, सब मान लिया, लेकिन आप
रिस्क अलाउंसेस में भेदभाव एक कतई बर्दाश्त नहीं है, और 8वें पे कमीशन में तो इसकी गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए। मैं एक घटना याद कराता हूँ, शायद आप भी मेरे साथ थे जी चंडीगढ़ की सांसद थी श्रीमती किरण खेर जी उनके सामने हमने इस मुद्दे को उठाया था जी कि फॉरवर्ड एरियाज में सबसे ज़्यादा अगर कैजुअलिटीज हो रही है तो वो जवानों की होती है। जी थोड़ी देर की बहस के बाद उन्होंने हमारी बात को मान लिया था जी और अच्छी बात यह है कि उस मामले को उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया संसद और के पटल पे उन्होंने उठाया और वीडियो उन्होंने मुझे भी भेजा और आपको भी भेजा। तो आज इस अपने चैनल के माध्यम से जो पूर्व सांसद है किरण खेर जी का भी धन्यवाद करेंगे, जो हमारी मांगों को उन्होंने उठाया और बहुत सारे सांसदों ने भी रखा। बिल्कुल, ये एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हमारी बात को समझा, जी हमारे दर्द को जाना। जी और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि छोटे लेवल के जो लोग होते हैं खासकर सेना में, जी तो उन्हें उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता है, चाहे वो सरकार हो जी चाहे वो बाहर हो। जी अब मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, सेना से डिस्चार्ज होने के बाद जी हमारे ऐसे कई पूर्व सैनिक हैं जी जो आज कुछ बैंकों में या आईपीएस हुए, एक तो शायद हम मेरे ख्याल में डीजीपी रैंक तक गए हुए, बीएसएफ के डीजीपी हैं जो आसाम में, सांसद हैं, जी और तो छोड़िए सुरेश कश्यप जी तो अभी लाइव हैं, सांसद हैं। जी। क्या हम उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव करेंगे? देखिए डिफरेंस है, मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे कार का मुद्दा हो, हमने आपने इसको उठाया था, अनुराग ठाकुर जी तक पहुंचाया था और उस पे कुछ कार्रवाई हुई। बहुत सी बातों पे नहीं हो रही है क्योंकि कार में अभी भी बहुत असमानता है कि एक जवान के लिए कम अमाउंट की कार लो, कम सीसी की कार लो, रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर कुछ तो संज्ञान सरकार ने लिया। देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सरकार संज्ञान ले रही है लेकिन मुद्दा कई बार दब जाता है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से मुद्दा इसलिए दब जाता है कि या तो कहीं न कहीं संस्थाएं या व्यक्ति जो इस मुद्दे को उठाती हैं वो प्रॉपर उसका फॉलोअप नहीं कर पाते हैं, या दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगा कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जो इस मुद्दे को कहीं ना कहीं फाइलों में ही उलझा के रख देते हैं। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों को मैं अभी यहाँ नहीं लगाऊंगा क्योंकि हम दूसरे हम 8वें पे कमीशन पे बात करने वाले हैं। तो कि जो 7वें पे कमीशन में नहीं हुआ, जो कमी रह गई, जो चाहे संस्थाओं ने, पूर्व सैनिक संस्थाओं ने जो मुद्दे उठाए वो कहाँ दब गए, इस बार नहीं दबना चाहिए। और वेंकटेश जी, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार पुनः 8वें पे कमीशन में आप अपनी बात को दृढ़ता से पूरे देश के पूर्व सैनिकों की बात को सरकार के समक्ष रखें, 8वें वेतन आयोग के सदस्यों के सामने रखें और उनसे गुहार भी करें कि हमारे मुद्दों को रद्दी की टोकरी में ना फेंके। हमने 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल काम किया हुआ है। आज भी हमारे बहुत सारे पूर्व सैनिक बैंकों में गार्ड की नौकरी करने पे मजबूर है। और सबसे बड़ी बात क्या है, सरकार भी जानती है, बैंक भी जानते हैं कि वो ठेकेदार के थ्रू का काम कर रहे हैं। सैलरी उनको सरकार कुछ बैंक और देती है और आधे पैसे ठेकेदार खा जाते हैं। तो सैनिकों के जो पुनर्स्थापना की बात सरकारें करती हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर करती है कि हम नौकरी देंगे, लेकिन उनके साथ सही व्यवहार नहीं होता। बिल्कुल ये बात है और इस चैनल के माध्यम से मैं सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जी, हमने 7वें वेतन आयोग में इन मुद्दों को उठाया था कि जो सिक्योरिटी एजेंसियां दी जाती हैं वो सिर्फ कमीशन ऑफिसर को दी जाती हैं। जी, ऐसा नहीं है कि जो नॉन कमीशन ऑफिसर्स हैं उनके पास में योग्यता नहीं है या उनके पास में काबिलियत नहीं है। जी, अगर काबिलियत नहीं होती तो आज बैंकों में या दूसरे संस्थाओं में जिन पदों पे वो लोग पीठासीन हैं आज की तारीख में, उन पदों पे कोई भी कमीशन ऑफिसर भी नहीं गया है। जी। नहीं, हम रैंक वार भेदभाव की बात भी नहीं करते। मैं अभी देख रहा था जो न्यायिक प्रणाली में जजों की नियुक्ति हुई तो मैक्सिमम उसमें सैनिक ही हैं, जवान ही हैं। तो रैंक वार क्यों जाए? जब रिटायर्ड हो गए तो आपको समझने की जरूरत है कि आदमी अपनी क्षमता के अनुसार समाज में, देश में अपनी जगह पैदा करेगा। वहाँ भी भेदभाव है, चाहे ईसीएचएस में है। अगर एक जवान भर्ती होता है, बहुत बीमार है, उसको वार्ड अलग मिलेगा, उसको जनरल वार्ड में डाला जाएगा। तो ये बहुत ही एक गलत प्रथा है क्योंकि वो रिटायर्ड हो गया, वो वेटरन है। और इस व्यवस्था का मैं खुद घोर विरोधी हूँ क्योंकि 2018 में मैं हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था और मैंने फेस किया कि मैं एक्यूट कंडीशन में था और मुझे जनरल वार्ड में डाला जा रहा है बिकॉज मैं सार्जेंट रैंक से रिटायर्ड हुआ।
हमने भी देश को उतना ही दिया जितना आपने दिया, आप अपना अधिकार ज्यादा क्यों जताते हैं? इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया। ये सरासर अन्याय है। देखिए, जो सेना में है, चलिए वहाँ पर तो हम मान सकते हैं कि रैंक के अनुसार आपको कुछ भेदभाव होता है, अधिकार, कुछ सुविधाएं आपको ज्यादा मिल सकती हैं जी। वहाँ पे तो आप रैंक पे थे जी। रिटायर होने के बाद जी, रैंक का क्या महत्व है? वेटरन हो गए वेटरन हो गए तो सब बराबर है। वेटरन होने के बाद आपके पास वो पावर तो है नहीं जी। बाहर होने के बाद अगर मैं या किसी और का भी अगर मैं उदाहरण दूं, जी। अगर सुरेश कश्यप जी सांसद बन सकते हैं, जी, जिसके आगे वो मिनिस्टर भी बन सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं और बनना भी चाहिए। हम मांग भी करते हैं इस मन से कि हमारा एक पूर्व वायु सैनिक अब इलेक्ट्रल वोट से जीता है, अपनी ताकत से जीता है, और वो वहां से शुरू हुए जहां वार्ड लेवल से काम किया है और वो जीत के आए हैं, तो उनको मंत्री जरूर बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल बनाया जाना चाहिए, और अगर नहीं बनाएंगे तो हम लोग अपनी डिमांड को आगे जरूर रखेंगे सरकार के आगे। नहीं, उनमें क्षमता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, हम कोई रिजर्वेशन नहीं मांग रहे हैं, ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। ये केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो सार्जेंट रैंक से रिटायर्ड हुए, नॉन कमीशन थे, जवान थे। अगर कोई जनरल रिटायर हुआ तो आप उसको मंत्री बना देंगे। जनरल साहब थे, पिछले सरकार का कहीं ना कहीं ये उदाहरण है। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि जनरल साहब, जनरल आप सेना में थे, बाहर आपने क्या कर दिया? कुछ भी नहीं कर पाए हो। अगर उसी के जगह सुरेश कश्यप जी को, योग्य व्यक्ति को दिया गया होता, तो मुझे लगता है समाज के लिए, देश के लिए, मंत्रालय के लिए बहुत अच्छा कार्य करता। निश्चित रूप से जमीनी स्तर के नेता हैं वो, और जो अनुभव जमीनी स्तर पर उनको है वो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को नहीं है एकदम। और मुद्दे को जिस तरह से वो उठा सकते हैं, अपनी काबिलियत, अनुभव और ज्ञान के बल पे, वो किसी और के पास मैं नहीं समझता कि उतनी काबिलियत होगी। 19-20 हो सकता है, लेकिन हमारी एक कहावत है, जाके पाँव न फटे बवाई, चौका जाने पीर पर आई। नहीं, अगर उनको काबिलियत नहीं होती तो एक हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पद पे आसीन नहीं होते। तो हमारे मन में और बहुत सारे पूर्व सैनिकों के मन में है कि उनको मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं। और मैं एक चीज और बता दूं कि जब हम लोगों ने उनको एक निवेदन किया था कि जो हमारा नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी राष्ट्रीय स्तर पर 26 राज्यों में हमारी कमेटी है, उसका पैटर्न बनना उन्होंने स्वीकार किया और वादा किया कि आपकी मांगों को हम आगे उठाएंगे, और वो हमारी मांगों को आगे लेके जाते हैं। बिल्कुल, इतना ही नहीं, अभी नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी की रेजिंग डे पे दिल्ली में वो हमारा प्रतिनिधित्व करने खुद आए जी, स्वयं आए, और राष्ट्रीय स्मारक पे उन्होंने पुष्पांजलि दी जी। तो निश्चित रूप से हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए आज भी वो तैयार हैं और हर वक्त तैयार रहते हैं, कहीं भी बुलाइए आ जाते हैं। तो हमें तो ऐसा ही नेता चाहिए जो हमारी सुने जी, और सही का सही, गलत का गलत कहने की हिम्मत रखे। उनको पावर दें, एम्पावर्ड करें। कारण मैं कहता हूँ कि देखिए, हम किसी के विरोधी नहीं हैं कि किसी को आप मंत्रालय दे रहे हैं, लेकिन एक जवान को भी जो बहुत ही नॉर्मल स्तर से वार्ड से चुन के फिर एमएलए बना, फिर एमपी का इलेक्शन रिकॉर्ड वोटों से शिमला से जीते, तो उनको मंत्री बनाने की सरकारी से हम गुजारिश भी करेंगे। और वेंकटेश जी, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि सरकार को भी एक नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से पत्र दें कि उनको अगर ये सम्मान मिलेगा, उनको कार्य करने का मौका मिलेगा। हम कोई ये बात नहीं कर रहे हैं कि वो योग्य नहीं है, फिर भी आप दे दिए क्योंकि सेना से रिटायर्ड हैं। वो कम से कम समाज के निचले स्तर तक वो पहुंचेंगे, लोगों के लिए कार्य करेंगे, और हर एक पुरुष सैनिक को मान होगा, सम्मान होगा, अभिमान होगा। निश्चित रूप से हम एक मेमोरेंडम सौंपेंगे सरकार को जी, जिसमें कि ये बात भी हम उठाएंगे, और दूसरी बात जो 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई है जी, हम सैनिकों जवानों की मांग को गंभीरता से और लॉजिकल वे में उसको हम रखेंगे, ताकि सरकार हमारी बातों को समझे और उसके अनुसार का अपनी नियमावली में चेंज करें। अभी एक खबर आई है कि प्री 96 पोस्ट 96, प्री 2006 पोस्ट 2006, प्री 2016 पोस्ट 2016 जो पेंशनर हैं, उनके पेंशन में जो डिफरेंस है
उसको सरकार नहीं ध्यान देगी या उसको पूरा एम्पावरमेंट संसद से मिला है कि जो भी डिफरेंस होगा वो सरकार डिसाइड करेगी। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्योंकि बहुत सारे हमारे पूर्व सैनिक दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं कि आप इस मुद्दे को उठाइए। और साथियों, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आज एक मौका है इस पॉडकास्ट के माध्यम से, आप वेंकटेश जी भी हमारे साथ हैं जो बहुत ही एग्रेसिव कार्य करते हैं पूर्व सैनिकों के लिए, अपनी राय कमेंट्स में जरूर डालें। हो सकता है कि आपकी बात को हम सरकार तक, पे कमीशन तक पहुंचाने में सक्षम हो। आपकी क्या राय है? निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा कदम रहेगा। हमने वन रैंक वन पेंशन का 40 सालों तक इंतजार किया जी, और मिला कब? 2014 में जाके। उसके लिए भी हम लोग श्री भगत सिंह कोश्यारी जी से हम लोग मिले हैं जी, मिलके फिर उन्होंने हमारी मांग को समझा जी, और निश्चित रूप में ये तो कहूँगा कि जो मॉडलिटीज हमने बनाई थी, जी, क्योंकि वन रैंक वन पेंशन तो सिर्फ हवलदार रैंक तक ही था जी, लेकिन उसका लाभ तो अब आज की तारीख में ब्रिगेडियर तक ले रहे हैं। जी। तो मेहनत किसी और का, फल कहीं और जा रहा है। मलाई कोई और खा गया। तो और आप दूसरी तरफ आप ये कहना चाहते हैं कि 10-10 साल के ऊपर में हम पेंशन को अलग अलग कर देंगे, जी, तो फिर वन रैंक वन पेंशन का तो कोई मतलब नहीं औचित्य नहीं रह जाएगा। वही मैं बात कर रहा था कि 96 का 2 पार्ट हो गया, 2006, 2016, तो वन रैंक वन पेंशन कहाँ हुआ? और इसका सबसे ज्यादा नुकसान पता है किसको होने वाला है? जो 2026 से पहले रिटायर्ड होगा, उसको सरकार इस लाभ से क्या वंचित करने जा रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से गहन चिंतन का विषय है और बिना चिंतन के हम ऐसा कोई वक्तव्य अभी नहीं देना चाहते हैं। सरकार की जो भी मंशा है हम पत्र के माध्यम से उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही हम इसके ऊपर में अपना कोई वक्तव्य देंगे। वेंकटेश जी, पे कमीशन के मुद्दे पे बहुत सारी न्यूज आ रही है, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जिसमें अभी एक लेटेस्ट न्यूज है जो अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा जी ने 25 मार्च को विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद संसद में सरकार ने वित्त विधेयक पेश किया और बिना कोई चर्चा किए पेंशनधारियों के हितों के खिलाफ सीसीए पेंशन नियमों में संशोधन किया है। इसके ऊपर सुभाष लांबा जी ने कहा है कि पेंशन भोगियों को 8वें पे कमीशन के लाभों से वंचित करना क्रूरता एवं निंदनीय है। यह प्रमुख रूप से ब्यूरो जो न्यूज पत्र है उसके हवाले से खबर छपी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लाभ से वंचित करना तो निश्चित रूप से क्रूरता तो है, क्योंकि जब हम 20 साल 25 साल नौकरी करने के बाद में हमें पेंशन दिया, हमें कोई एहसान नहीं कर रहे हैं जी। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने वक्तव्य में ये कहा है कि पेंशन जो है हमारी अर्न की हुई प्रॉपर्टी है, तो आप उस प्रॉपर्टी को क्या आप छीनना चाहते हैं? दूसरी तरफ जब आप इस बात पे आ रहे हैं कि बिना हमसे मतलब पूर्व सैनिकों से बिना कोई वक्तव्य किए, कोई उनसे पूछे आप जो अपनी मर्जी का बनाना चाहते हैं, तो ये तो सीधा सीधा ये है कि ये अपनी तानाशाही चला रहे हैं। नहीं, अभी भी समय है कि हम अपनी मांगों को सरकार और पे कमीशन तक अच्छी तरह से पहुंचाएं, रखें, ताकि जो मन में एक डर है, संशय है कि जो स्थिति जो मैं बात कर रहा हूँ 96 पूर्व और बाद में, 2006 जो 6ठा पे कमीशन था और उसके बाद के जो 7वां पे कमीशन था 2016 और उसके बाद के अब 8वां पे कमीशन आने वाला है, तो इसमें विशेष करके जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो पेंशन धारक हैं उनके हितों का नुकसान न हो। और इस मंच से आज विशेष मैं बात करने वाला हूं पूर्व सैनिकों के लिए, उन वीरांगनाओं के लिए जिनके पतियों ने देश के लिए अपनी शहादत दी। क्या उनकी मांगों पे सरकार और पे कमीशन क्या प्रमुखता से विचार नहीं करेगी? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इसके ऊपर आपका जवाब। देखिए, सरकार विचार करे या ना करे कि जब तक बच्चा नहीं रोता माँ भी दूध नहीं पिलाती है, ये सत्य है जी। तो हमें अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन तो हमें सरकार को सौंपना ही पड़ेगा जी। अगर उसके बाद भी अगर सरकार नहीं जागती है तो आंदोलन का रास्ता खुला हुआ है। देखिए, आंदोलन तक जाने की जरूरत ही क्यों पड़े? इससे पहले सरकार और पे कमीशन इन चीजों को समझे। और हम एक प्रमुखता से एक डिमांड भी रखेंगे कि 8वें पे कमीशन में भी आप जो नेशनल एक सर्विसमैन की तरफ से प्रतिनिधित्व करें, हमारे जो माननीय सदस्य वहां अपनी बातों को रखें और सरकार और पे कमीशन केवल जो एक
कागजी कार्रवाई के ऊपर पे कमीशन को रिकमेंड न करें और सैनिकों और पूर्व सैनिकों के साथ जो 7वें पे कमीशन में जो हुआ, विशेष करके इक्वल मिलिट्री सर्विस पे, इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं। राशन का पेमेंट कितना होना चाहिए, क्या समय के अनुसार जो बढ़ रहा है वो अनुकूल है कि नहीं। मैं बात करूंगा विशेष करके यूनिफॉर्म के ऊपर, जो उसमें भी काफ़ी डिफरेंस है, रैंक वार है। देखिए यूनिफॉर्म का कपड़ा तो मीटर सेम ही मिलता है, फिर अंतर क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और इसके ऊपर असंतोष भी है। लेकिन जो सेना में कार्यरत हैं वो अपनी बात को डायरेक्टली नहीं रख सकते। पे कमीशन की टीम जाती भी है, बात होती भी है, लेकिन वो केवल खाना पूर्ति है। ये आपने भी महसूस किया जब आप नौकरी में थे, जब मैं भी था, कि हमें बुलाया जाता था कि आप अपनी बात को कहें और पहले से इंस्ट्रक्शन होता था कि आप बोलोगे तो इनके जाने के बाद देख लेना। तो कोई भी अपनी बात रखने की हिम्मत नहीं करता था। आज हम बाहर हैं तो हम कह रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। हमारे जो लाखों साथी हैं वो चाह के भी अपनी मांगों को नहीं रखते। नहीं, हम साथियों से कहेंगे कि वो आगे ना आए, उनकी सुरक्षा भी जरूरी है। अपनी बातों को हम तक तो पहुंचा ही सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं। देखिए हम तक तो पहुंचा ही सकते हैं, वो अपनी बात हम तक पहुंचाएं, मांग हम उठाएंगे। एकदम आप नहीं हाईलाइट होइए, मांग तो हम उठाने के लिए संस्था होना बनी भी है, चाहिए, इसीलिए होना भी चाहिए। जो हमारा नेशनल एक सर्विसमैन है, पूर्व सैनिकों की और हम सैनिकों की बातों को भी उठाते हैं। और अब समय आ गया है कि हम अपनी मांगों को जितनी जल्दी सरकार तक, पे कमीशन तक पहुंचाएंगे, उतनी ज्यादा संभावना है कि वो एकोमोडेट हो सके, उसके ऊपर विचार हो सके। निश्चित रूप से हम जल्द से जल्द इस मामले में हम पत्र सरकार को लिखेंगे जी। और मेरे पास कुछ फीडबैक तो आया हुआ है जी। कुछ लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं जी। अब उनको तर्क संगत तरीके से हम ड्राफ्ट करके हम सरकार को भेजते हैं। या आप भी चाहें तो अपनी जो डिमांड है कमेंट बॉक्स में जाके आप जरूर डालें, ताकि हमारी टीम तक, हम तक पहुंचे और हम आगे कोशिश करेंगे कि सरकार तक पहुंचाए। ये सबसे आसान तरीका रहेगा मेरे हिसाब से। अगर कमेंट बॉक्स में अगर वो कोई पॉइंट रखते हैं तो हाईलाइट होने की ज़रूरत है। हमारे पास वो जो उनकी जो मांग है वो बड़े आसानी से और बड़े कम समय में पहुंच पाएगी। और इसको शेयर भी करें अपने साथियों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि लोगों को पता चले कि सही समय है, हम अपनी मांग को सही प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं, पहुंचा सकते हैं और हमारी बातों को आगे पहुंचाने के लिए कोई है। निश्चित रूप से। तो वेंकटेश जी, आपका बहुत धन्यवाद, आभार, आपने समय दिया और उम्मीद करते हैं कि परमात्मा आपको लंबी उम्र दे, आपको ताकत दे कि आप इसी तरह सेना से जुड़े मुद्दे और पूर्व सैनिकों के मुद्दे को सरकार तक और पे कमीशन तक और विभिन्न मंत्रालय तक पहुंचाते हैं अपनी टीम के साथ। बहुत धन्यवाद और बहुत साथियों, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट 8वें पे कमीशन के ऊपर और 7वें पे कमीशन में क्या कमी रह गई थी उसके ऊपर। इस न्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वे अपनी मांगों को हम तक पहुंचाएं और हम अपनी तरफ से सरकार तक और पे कमीशन तक आपकी मांगों को रख सकें। एक बार पुनः हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद और आभार। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।